दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मज़मूम कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा का शहर मर्दान, जहां नमाज जनाजा के मौके पर एक खुदकुश हमला किया गया। इस हमले के नतीजे में तकरीबन 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में नौमुंतखब MPA इमरान मोहम्मद भी शामिल हैं। PTI की नौमुंतखब हुकूमत के लिए ये पहला मौका नहीं है कि सूबे का कोई MPA दहशतगर्दी की नजर हुआ हो। इससे पहले हंगू से आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले MPA फरीद खान भी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। 3 जून 2013 को फरीद खान को घात लगाकर ड्राइवर समेत कत्ल कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा की नौमुंतखब हुकूमत के लिए दहशतगर्दी का आफरीत एक संगीन चैलेंज बन के सामने खड़ा है। दहशतगर्द अपनी मुसलसल मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं, मगर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सामने उसके पास कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है कि इन कार्रवाइयों का तदारुक किया जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो वाक़या हुआ ये किस तरह से हुआ और इसमें कितना नुकसान हुआ। अशरफ, बताइएगा कि जो वाक़या हुआ इसमें कौन लोग मुलव्विस थे, तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, कितना नुकसान हुआ? जी, जैसा कि आपने बताया, ये अफसोसनाक वाकया तहसील तकबे के इलाका शेरगढ़ के गांव जरगरानो कली में पेश आया, जहां आज 4 बजे एक फिलिंग स्टेशन के मालिक हाजी अब्दुल्ला की नमाज जनाजा की अदायगी के फौरन बाद एक खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में हुकाम के मुताबिक 28 अफराद जाँ बहक और 61 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में PK 27 के MPA इमरान खान भी शामिल है, जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने के बाद PTI में शामिल हो गए थे, और बताया जाता है कि खुदकश धमाके के टारगेट भी वही थे। जख्मियों में से 8 अफराद को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर जो जख्मी है वो DHQ अस्पताल मर्दान और MMC में जेर इलाज। अशरफ खान, ये बताइए कि ये हमलावर कौन थे? किसी ने अब तक इसकी जिम्मेदारी कबूल की है? जी, अब तक तो किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। ताहम ये वाकया भी उन्हीं वाकयात की एक कड़ी मालूम हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा में तवातर से होते चले आ रहे हैं। कोई स्पेशल अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं कि इस तरह के वाकयात मजीद ना हो, रोका जा सके उन्हें? जी, पुलिस के मुताबिक वो इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि खुदकश हमला आवर की लेकिन खुदकश हमलों का रोकना जो है वो उनके बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अशरफ खान बता रहे थे कि ये वाकया कैसे पेश आया, कितना इसमें नुकसान हुआ है और इस वक्त इंतजामिया की क्या हिकमत अमली है, वो क्या कुछ कर रही है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। और अब हमें ज्वाइन किया है मुश्ताक यूसुफजई, सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि गुज़िश्ता 1 माह के अंदर ये एक बड़ा वाकया है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का। सूबाई हुकूमत के सामने दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज नजर आ रही है। इससे निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर क्या रही है? जी, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में हालात पहले भी तसल्ली बख्श नहीं थे, और जब यहाँ पर ANP और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी काफ़ी हालात ख़राब थे। रोज़ाना यहाँ पर बम ब्लास्ट होते थे, खुदकुश हमले होते थे, और लोग यही समझते थे कि ये चूँकि दोनों पार्टियों ने बहुत हार्श स्टांस लिया हुआ है मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, तो इसलिए ये वाक़यात रुनमा हो रहे। और ये तवक्को की जा रही थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत आएगी तो शायद यहाँ पर हालात सुधर जाएंगे। और चूँकि PTI के बारे में ये एक तासुर था कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ है, और ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग इस खत्ते में लड़ी जा रही है उनका इस पर और ही स्टांस है। तो लोग यही समझते थे कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। अब देखें, जब इनकी हुकूमत बनी है तो ये उनका दूसरा MPA है कि ये वायलेंस में मारा जाता है। इससे पहले हंगू में फरीद खान जो कि एक इंडिपेंडेंट MPA बन गए थे, फिर उन्होंने PTI ज्वाइन की थी, उनको लमनू पर ने कत्ल किया था। और अब ये शेरगढ़ का इलाका है मर्दान में, यहाँ पर भी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से
عمران محمد نے الیکشن جیتی تھی اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور آج وہاں پر یہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے اور وہاں پر خودکش حملہ ہو گیا۔ تو ابھی تک جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، جو لوکل پولیس آفیشل سے میری بات ہوئی ہے، تو سب اس بات پر متفق ہے کہ خودکش حملہ آور کا ہدف پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے عمران محمد تھے۔ تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس سے پہلے جب ان کی حکومت بنی تھی تو یہ خود کہتے تھے کہ یہاں پر ہم بات چیت کریں گے، ہم طالبان سے بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پر لیڈر ہیں اور چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب، یہ خود جامعہ حقانیہ گئے تھے نوشہرہ میں، اور وہاں پر انہوں نے مولانا سیم الحق صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ان کا مقصد بھی کہ چونکہ مولانا سمیع الحق صاحب کی کافی کنٹیکٹس ہے طالبان میں، تو یہ وہاں پر جائیں گے وزیرستان اور طالبان سے بات چیت کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ لیکن اس کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈرون حملہ ہو گیا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں، اور اس میں طالبان کے سینئر رہنما مولانا ولی الرحمان مارے گئے، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ کچھ پیشرفت بھی ہوئی تھی، مطلب پی ٹی آئی اور کچھ دیگر جو لوگ تھے انہوں نے مولانا ولی الرحمان سے بات بھی کی تھی اور بات آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی چونکہ باقاعدہ نشست نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی بات چیت ہو رہی تھی، بیک ڈور ان کے چینل تھے، اور وہ ڈرون حملے میں مارے گئے۔ اس سے طالبان کو کافی صدمہ ہوا، اور ابھی انہوں نے بات چیت کا راستہ بند کیا ہے۔ خود میری ٹی ٹی پی کے جو ترجمان ہے احسان اللہ احسان، ان سے بات ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ اب ہم کسی طرح کی بات چیت نہیں کریں گے، ہم مولانا ولی الرحمان کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو خاموشی تھی اس وقت ان کے مرنے کے بعد، تو یہ اصل میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم بہت جلد سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے بدلہ لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بات بنتے بنتے اس وقت بگڑ گئی جب مولانا ولی الرحمان کو ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا۔ اب کیا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے، قرائن کیا بتاتے ہیں کہ کیا کسی بھی طرح سے طالبان اپنی کارروائیوں کو صوبے میں محدود کر سکتے ہیں؟ نظر کیا آ رہا ہے، اطلاعات کیا ہیں؟ میرے خیال میں اس سے پہلے جو انہوں نے بات چیت کی ایک آفر کی تھی، اور جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور منور حسن صاحب گورنر بنتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، تو پھر ہم حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی چونکہ یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور وہ خود حکومت میں ہے، تو اس لیے طالبان چاہتے ہیں کہ اب ان کے پاس اختیار ہے، وہ ایک حکمران ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز کس طرف جاتی ہیں، وہ کس طرح کا لاہ عمل اپناتے ہیں، اور طالبان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ 80% انوالو ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر سپائز ہوتے ہیں، جو چپس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو یہ پاکستانیز کرتے ہیں، اور پھر سی آئی اے کے جو ڈرون ہوتے ہیں وہ صرف ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے، ہم جو بدلہ لیں گے تو پاکستان میں لیں گے۔ تو اب چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور یہاں پر ان کے بہت بڑا ان کا رہنما مارا گیا ہے مولانا ولی الرحمان، طالبان کافی صدمے میں ہے، کافی غصہ بھی ہے۔ میرے خیال میں یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ جو خاموشی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے، یا چونکہ نئی حکومت بن گئی ہے اس لیے ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے کافی دیکھ لیا ہے، اور اب وہ اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بہت جلد جہاں پر بھی ان کا بس چلتا ہے، جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے مولانا ولی الرحمان کا، وہ ضرور بدلہ لیں گے۔ بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب، سینئر صحافی دی نیوز سے تعلق، بتا رہے تھے کہ کوئی ایسے امکان فی الحال نظر نہیں آتے کہ اس طرح کی دہشت گرد کارروائیوں میں طالبان اپنے آپ کو محدود کرنا چاہتے ہوں، بلکہ نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت صوبائی حکومت کے ساتھ مرکزی حکومت کو شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، اور اس تمام صورتحال پر اگر بات چیت کرنی ہے تو آگے بڑھنا ہوگا، کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا ہے تو اس میں ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا، تبھی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس دہشت گردی کے آفریز سے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی راہ فی الحال تو ہموار ہوتی نظر نہیں آتی، مگر لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان اب مذاکرات بہت جلد شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے افغان طالبان نے اپنا دوحہ میں ایک دفتر بھی قائم کر لیا۔ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। कतर में तालिबान का सियासी दफ्तर कायम हो गया है और ये यकीनन एक बड़ी और अहम पेशरफ्त है। ये पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर हुई है जब 2014 में इत्तेहादी अफवाज को अफगानिस्तान से निकलना है और इस इनक़िला से पहले पहले अफगानिस्तान में ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जो इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान छोड़ने और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई का एक बयान सामने आया था कि वो अपना नुमाइंदा वफ़द दोहा भेजने वाले हैं ताकि अफ़गान तालिबान से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें, जिसके बाद आज तालिबान ने दोहा में बाकायदा दफ्तर कायम कर दिया है। इस अहम पेशरफ्त पर यकीनी तौर पर यह समझा जा सकता है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बाकायदा अमन मुज़ाकरात अब जल्द शुरू हो सकते हैं और इस बात में भी कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि इस तरह के किसी भी मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादी मुमालिक और बिलखुसूस अमरीका की रजामंदी बहुत अहमियत रखती है और अफगानिस्तान जैसे मुल्क की हुकूमत के लिए अज खुद ऐसा कोई भी फैसला करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। दोहा में अफगान तालिबान का दफ्तर खुलने के बाद अमरीकी ऑफिशियल्स की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें कहा गया कि अफगान तालिबान के दरमियान और अमरीका के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है और ये उम्मीद जाहिर की गई कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में होंगे और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए उम्मीद का इजहार भी किया गया। इसके फौरी बाद अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी लबकुशाई की और उनका कहना यह था कि कतर में तालिबान का सियासी दफ्तर खुलना एक अहम पेशरफ्त है, एक अहम कदम है। तालिबान का सियासी दफ्तर खुलना तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुफाहमत का पहला कदम करार दिया। अमरीकी सदर ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मरहला आसान और तेज नहीं होगा। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की राह में दुश्वारियां दरपेश होंगी। तालिबान से अमन मुज़ाकरात के लिए कतर वक्त भेजने पर बराक ओबामा ने सदर हामिद करज़ई को मुबारकबाद का मुस्तहिक भी करार दिया। इससे पहले जो अमरीकी ऑफिशियल्स का बयान सामने आया था उसमें यह बताया गया था कि तालिबान की कैद में अमरीकी फौजियों की रिहाई के लिए बातचीत की जाएगी और तरीक़ाकार ये इख्तियार किया जाएगा कि अमरीकी फौजियों की रिहाई के बदले अफगान तालिबान की रिहाई को यकीनी बनाया जा सकता है। इस पर बातचीत हो सकती है। लिहाजा ये समझा जा सकता है कि तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा जारी रहने वाली इस अफगान जंग को एक नई करवट देने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और असलहे की घन गरज के बाद स्टेक होल्डर्स मेज पर बैठने पर तैयार हो गए हैं और बातचीत पर तैयार हो गए हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की जंग की वजह से दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, एक अहम स्टेक होल्डर है, ये कहां खड़ा हुआ है और जो बातचीत होगी, जो मुमकिन मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है? क्या पाकिस्तान में भी इन मुमकिन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो सकता है? और अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात का हिस्सा होता है तो किन खतूत पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर मलिहा लोधी, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि अफ़गान अमन कौंसिल को अफ़गान तालिबान से के लिए कतर भेजने पर हामिद करज़ई ने आमादगी जाहिर की, वो भेजना चाहते हैं और तालिबान ने आज अपना दफ्तर भी कतर में खोल लिया है, जो यकीनन एक अहम पेशरफ्त है। आप फरमाइए कि ये मुज़ाकरात खित्ते के में इस्तेहकाम के लिए कितने अहम और कितनी बड़ी पेशरफ्त हैं आपके नज़दीक? तालिबान का एक दफ्तर, एक सियासी दफ्तर खुलना दोहा में, कतर में, मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है, इसलिए कि ये पहला कदम है एक अमन प्रोसेस की तरफ जाने का। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान तो पिछले 10 साल से ज़्यादा से कह रहा है कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इसके लिए कोई सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत होगी। मैं समझती हूँ कि जो ये डेवलपमेंट हुई है, जिसके तहत तालिबान का एक सियासी दफ्तर खुलेगा दोहा में, मुझे यकीन है कि इसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार ज़रूर होगा जो कि बिहाइंड द सीन्स हुआ होगा और इसमें पाकिस्तान ने ज़रूर आमादा किया होगा उन तालिबान लीडर्स को जिन्होंने फिर ये इंडोर्स किया है कि वो वहाँ पर जो है मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अब ये तो मेरा यकीन है कि पाकिस्तान ने रोल प्ले किया होगा। हमने देखना अब ये है कि इस दफ्तर के खुलने के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कब शुरू होंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक वो जल्दी शुरू होंगे। ये बातचीत पहले अमरीका और तालिबान के दरमियान होगी। आपको जैसे मालूम है, तालिबान के कुछ नुमाइंदे 1 साल से ज़्यादा से दोहा में मौजूद थे, लेकिन दफ्तर खोलने में
بہت سی مشکلات کا سامنا کیا جا رہا تھا. خاص طور پہ صدر کارزائی کی طرف سے مختلف پوائنٹس پہ انہوں نے اس میں obstructions ڈالی, مگر لگتا اب یہ ہے کہ صدر کارزائی بھی اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں, اور اس وجہ سے طالبان کا ایک دفتر کھلے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ جنگ جس سے کہ پاکستان پہ اتنے منفی اثرات ہوئے ہیں, اس کا خاتمہ کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہوگا. دفتر کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک پروسیس شروع ہوگا جس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ جی دونوں سائڈز, پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد افغانز کے درمیان کیا جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کیا کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے, تاکہ 2014 میں جب کہ ساری نیٹو اور امریکن فوجیں واپس جائیں گی, اس سے پہلے کیا کوئی امن پاسبل ہے افغانستان میں کہ نہیں. میں سمجھتی ہوں پاکستان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو, جلد سے جلد یہ جو ہیں مذاکرات وہ کامیاب ہوں. مگر ظاہر ہے ان مذاکرات میں تو افغانز کا اپنا جو ہے کردار وہ سب سے اہم ہوگا, بیکاز انہوں نے آپس میں یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ کس قسم کے افغانستان کے نیچے رہنا چاہتے ہیں, وہاں کس قسم کا افغانستان کا وہ مستقبل دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ایک پرومسنگ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن دیکھنا اب یہاں سے آگے بات کیسے جاتی ہے. جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے بات کیسے آگے جاتی ہے یہ دیکھنا ہے, اور یہ بھی آپ نے کہا کہ اس میں دشواریاں ہوں گی, بہت سہل مرحلہ نہیں ہوگا. امریکی صدر کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پروسیس سلو ہوگا اور دشوار گزار پروسیس ہوگا. اس صورتحال میں طالبان کی طرف سے آپ کس طرح کا رویہ دیکھ رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ طالبان ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کتنے سنجیدہ نظر آئیں گے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت تو ہو رہی تھی, لیکن جنوری 2011 میں یا 2012 میں بلکہ وہ بات چیت جو تھی وہ طالبان نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا, اس لیے کہ بہت سے ڈیولپمنٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے طالبان نے انکار کر دیا کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ واپس جائیں. اب جو کہ واپس آئے ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ بیہائنڈ دا سین ضرور کچھ ایشورنسز ہوئی ہوں گی, کچھ طالبان قیادت کی طرف سے ہوئی ہوں گی اور کچھ امریکی حکام کی طرف سے ہوئی ہوں گی. دیکھیں طالبان کے مطالبات تو ہمیں سب کو معلوم ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے جتنی بھی فوجیں ہیں باہر کی وہ واپس چلی جائیں اور افغانستان کی سوورنٹی جو ہے اس کو بحال کیا جائے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گوانتانامو میں جو ان کے 5 لیڈرز ہیں جن کی وہ رہائی کا 1.5 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات میں ضرور یہ ایک اہم پہلو ہوگا ایجنڈا پہ. اور امریکہ کی طرف سے بھی جو مطالبات ہیں طالبان پہ, ان کا بھی ہم دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. امریکہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ کسی طرح طالبان یہ کوئی سٹیٹمنٹ کے تحت یہ کہہ دیں کہ وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کہہ لیجئے یا دہشت گردی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں اگر دونوں طرف سے کچھ ایشورنسز آئیں گی اگلے چند دنوں میں تو اس میں پھر ایک مثبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پروسیس میں ایک مثبت امپٹس ملے گا اس کو, اور اس پروسیس کو آگے جانے پروگریس کرنے کا زیادہ پاسبلٹی ہو جائے گی. یقیناً اس تمام صورتحال میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان سی بی ایمز تو ہوئے ہی ہوں گے. پاکستان ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے اس تمام صورتحال میں. پاکستان کا کردار افغان طالبان سے مذاکرات اور افغان حکومت کے درمیان مصالحت میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے تو 2-3 چیزیں بہت پہلے سے واضح کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو پروسیس ہے امن کا وہ افغان آپس میں ہی ان کو طے کرنا چاہیے. پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کا, مگر پاکستان اس آؤٹ کم میں اس آؤٹ کم کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا. وہ صرف افغان عوام اور ان کے نمائندے کر سکتے ہیں, اور یہ صرف بات چیت کے ذریعے جو کہ افغانز کے درمیان ہوگی آگے جا کے, اس کے نتیجے میں ہی کوئی امن کا حل نکلے گا. تو پاکستان نے جو کردار پلے کیا ہے آلریڈی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ طالبان کا دفتر قطر میں نہیں کھل سکتا تھا اگر پاکستان کا ایک کلیدی کردار نہ ہوتا جو بیہائنڈ دا سین رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں وہ بیہائنڈ دا سینز ہی رہے گا اور اسی طرح ہونا چاہیے, اس لیے کہ آگے جا کے تو افغانز نے آپس میں طے کرنا ہے کہ وہ کس قسم کے افغانستان اور اس کا کس قسم کا مستقبل چاہتے ہیں, اور وہ ایک سوورن ڈیسیشن ہے جو افغان خود لینا ہے.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद, और उनका कहना यह था कि अब जो मुज़ाकरात होंगे अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान, तो अफ़गान को ये तय करना है कि उन्हें किस सिमत में ये मुज़ाकरात लेकर आगे बढ़ने हैं। पाकिस्तान के किरदार के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पहले ही एक मुस्बत किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि कतर में अफ़गान तालिबान का दफ्तर कायम हो गया और दुनिया को एक राह मिल गई, एक जगह मिल गई जहाँ वो मुज़ाकरात कर सकते हैं तालिबान के साथ। इसी के साथ साथ इत्तलात आ रही हैं अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कि अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जुमरात के रोज़ होंगे और ये मुज़ाकरात अफ़गान हुकूमत की रजामंदी के साथ हो रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट का कहना यह है कि पाकिस्तान इन तमाम मुज़ाकरात में अहमियत का हामिल है और उसका एक अहम किरदार हो सकता है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे लंदन की, जहाँ इमरान फारूक कत्ल केस में नई पेशरफ्त हुई है। एक बार फिर वहाँ की पुलिस सरगर्म हो गई है इस मामले की तहकीकात के लिए। वेलकम बैक। लंदन पुलिस एक बार फिर इमरान फारूक कत्ल केस में सरगर्म हो गई है। एमक्यूएम के मरहूम रहनुमा इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को लंदन में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने स्टोर से घर वापस जा रहे थे। पौने 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इमरान फारूक के कातलों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात मुसलसल की जा रही हैं और इस सिलसिले में हालिया डेवलपमेंट ये हुई है कि लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बार फिर 2 घरों की तलाशी ली है और इस तलाशी के दौरान हालांकि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही, मगर फिर भी इस छापे की, इस कार्रवाई की अहमियत अपनी जगह ज़रूर मौजूद है। पुलिस की कार्रवाई की आखिर वजूहात क्या थी, इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह। बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की गई तो किन इत्तलात पर की गई और क्या आउटकम क्या आया इस कार्रवाई के बाद? जी मसूद, मेट्रोपॉलिटन पुलिस के काउंटर टेररिज्म कमांड यूनिट ने नॉर्थ वेस्ट लंदन के एरिए में छापे मारे हैं। ये ताज़ा तरीन जो छापे मारे गए हैं ये 2 रेजिडेंशियल एड्रेसेस पे मारे गए हैं। पुलिस ने आज, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आज ये कंफर्म किया है कि सुबह तकरीबन 6 बजे ये रेड शुरू हुए जो कई घंटे तक जारी रहे, जिसमें जो 2 अफराद जिनके घरों पे छापे मारे गए हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। उनके घरों से पुलिस ने तलाशी ली है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिकवर किए हैं। वहाँ पे जिन घरों पे छापे मारे गए वहाँ उस पूरे घर का फोरेंसिक टेस्ट उन्होंने किया है। ये छापे उसी जो पुलिस तफ्तीश कर रही है डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की, उसी की तफ्तीश का हिस्सा है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस सोर्सेज ने ये कहा है कि जो आज के जो छापे मारे गए हैं ये बहुत अहम पेशरफ्त है डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया है कि लंदन में जो बरतानवी फौजी ड्रमर ली रिग्बी का जो मर्डर हो गया था उसके ऊपर तकरीबन 500 पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये स्ट्रेस किया है कि जो इमरान फारूक के कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी जगह पे बिल्कुल जारी है। उस तफ्तीश के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट नहीं किए गए। पुलिस का ये भी कहना है कि 1 दर्जन से ज़ायद छापे मारे जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 5 छापे अब तक बिजनेस एड्रेसेस पे मारे गए हैं, जबकि बाकी छापे मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी ओरिजिन लोग हैं उनके घरों पर मारे गए हैं। जी मुर्तज़ा, तफ्तीश तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से हो रही है, मगर अगर हम एक्चुअल बात करें कि इस वक्त तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या पुलिस कातलों के करीब है, क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी मसूद, जो नए 2 छापे मारे गए ये जाहिर करता है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस न सिर्फ डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों को पकड़ने में कमिटेड है, बल्कि पुलिस को ये भी एहसास है कि इस सितंबर को उनकी शहादत को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पुलिस के ऊपर बहुत दबाव भी है कि वो डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों को पकड़ें, और ये पुलिस की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लंदन में होने वाले एक जो बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर था उसकी वो गुत्थी सुलझाएं कि आखिर किन हालात में डॉक्टर इमरान फारूक को मारा गया, कौन लोग थे जिन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक को मारा। और डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से पुलिस कई लीड्स वो फॉलो कर रही है और अभी तक पुलिस ने क्लियर कमिटमेंट जाहिर की है कि वो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो ऑफिशियली पुलिस जिन
चीज़ों को कंफर्म कर रही है। जो एविडेंस के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसके मुताबिक अब तक कई हज़ारों घंटों का CCTV फुटेज है जो पुलिस ने अभी तक जिसको रिव्यू किया है और उसकी बेस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक 2718 एग्जिबिट्स देखी हैं, 5870 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस ने स्टडी किए हैं, जो इस तफ्तीश में काफ़ी मावन साबित हुए। और पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि आज के दिन तक 3791 लोगों से पुलिस बात कर चुकी है। इसके अलावा 8 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के 8 लोग हैं जिन्हें पुलिस इससे पहले अंडर कॉशन जिनके इंटरव्यू कर चुके हैं, जिनके इंटरव्यूज टेप हुए हैं। उन 8 अफराद में से कोई भी अभी तक चार्ज नहीं हुआ, लेकिन उनके जितने भी इंटरव्यूज और जो बयानात लिए गए हैं वो पुलिस के पास वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। और अगर उनमें से किसी को चार्ज किया जाता है तो वो उनका जो ओरिजिनल इंटरव्यूज हैं वो एज एविडेंस वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि ये जितने भी अफराद को अब तक उन्होंने वो इंटरव्यू किया है उन सब ने पुलिस के साथ फुली कोऑपरेट किया और पुलिस को उस हवाले से जो मदद मिली इंटरव्यूज के बाद भी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस किस तरह से इस हाई प्रोफाइल कत्ल के केस की तफ्तीश कर रही है। इसी ज़िम्न में 2 घरों पर छापा मारा गया, हज़ारों घंटे की CCTV फुटेज का मुआयना किया गया है, दस्तावेज़ात हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा चुके हैं और ये तफ्तीश अभी तक जारी है। 3 साल हो जाएंगे सितंबर में इस कत्ल के वाक़े को, मगर अब तक किसी को चार्ज नहीं किया गया है। यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी ओगला केस की, जो पिछली हुकूमत के बड़ों के गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। एक ब्रेक के बाद।